कहानी पुनः मुस्को भर। सारनाथ का एक गांव खजोही, जहां शहर व गांव का मिला जुला रूप दिखलाई देता है। वाराणसी नगर के एक छोर पर स्थित इस जगह पर आज से 30 वर्ष पूर्व शाम होते ही सन्नाटा नजर आने लगता था और हुआ हुआ कर सियार की आवाजें सुनाई पड़ने लगती, जो बड़ी अप्रिय लगती थी। लेकिन बीते 20-22 सालों में भारत के दूसरे स्थानों की भांति ही इस स्थान का भी काफी विकास हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ जहाँ तहाँ ग्रामीण परिवेश का दर्शन हो ही जाता है। इसी ग्रामीण अंचल में एक शहरी महिला कल्पना ने अपने पति यानी मेरे साथ अपना बसेरा स्थापित किया, जहाँ के क्षेत्रीय लोग उसे कल्पना मैडम के नाम से जानते हैं। इस महिला के हृदय में यहाँ की दुखद स्थितियों में गुजर बसर कर रहे कुछ अति निर्धनों के प्रति उनके जीवन को सुगम बनाने की प्रेरणा हुई। स्त्री होने के नाते वह बच्चों पर विशेष रूप से द्रवित हो जाती। एक दिन की बात है, जब वह मेरे साथ बुधवार विहार का भ्रमण कर रही थी, तो इस भ्रमण के दौरान उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो अपनी 7 वर्षीय कया के साथ मैले कुचैले कपड़े में जमीन पर बैठा हुआ था तथा गुजरते लोगों की ओर वह हाथ पसार कर भीख मांग रहा था। हम दोनों भी उस भिखारी व उसकी कया को देखते हुए आगे बढ़ गए और विहार में स्तूप आदि का दर्शन करने लगे। मैं तो सहज था, लेकिन मेरे साथ में चल रही कल्पना का मन कहीं किसी सोच में उथल पुथल था। ये मुझे तब ज्ञात हुआ जब वह लौटते समय उस भिखारी के पास वार्तालाप करने को रुकी। कल्पना दुखियों को देख जल्दी पिघल जाती है, किंतु मुझे इनसे खास लगाव नहीं होता। हाँ, एक स्थित प्रज्ञ के भांति उसके कार्यों का दर्शक और उसके मानसिक सुख दुख का गवाह मैं अवश्य होता हूँ। कल्पना, तुम्हारा नाम क्या है? उसने 50 रुपए देते हुए उससे पूछा। जी घुरहु। कल्पना, इस बच्ची का क्या नाम है? बच्ची की एक आंख की पुतली बाहर की ओर निकली हुई थी, जिससे पानी व मवाद रिस रहा था, जिससे वह देखने में बड़ी भयावह लग रही थी। घुरहु जी शांति। कल्पना, इसके एक आंख में क्या हुआ है? घुरहु, बचपन से ही इसे ऐसा है। कल्पना, क्या इसे आंखों से दिखाई देता है? घुरहु, कहती तो है कि बहुत धुंधला नजर आता है। कल्पना, कितने साल की है? घुरहु जी, अभी 7 वर्ष में चल रही है। शांति की गंदे उलझे बिखरे बाल एवं मैले कुचैले कपड़े देख कल्पना अंदर से दुखित व द्रवित थी और उसके जीवन में परिवर्तन के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, ताकि उसका आगे का लंबा जीवन सुखमय हो सके। उसने भिखारी को 50 रुपए का एक और नोट थमाकर अपना पता बता उसे अपने घर आकर मिलने को कहा, ताकि शांति की मदद के लिए उससे विस्तृत बातें कर सके। घर लौटते वक्त मैंने कल्पना को सलाह दी कि इस देश में लाखों दुखियारे हैं, किसकी परवाह करोगी? खुद भी इनके चक्कर में पड़कर दुखी होकर रह जाओगी। लेकिन मानवता से भरी वह मेरी बात कहाँ मानने वाली, और कुछ सोचते हुए बोले, सबका कल्याण तो जरूर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन दुखियों में अगर एक के काम भी आ गई तो कम से कम उसमें एक संख्या तो कम हो ही जाएगी। मानव जन्म मिला है तो कुछ पुण्य काम सबको करना ही चाहिए। समाज के प्रति प्रत्येक की कुछ जिम्मेदारी भी होती है। समाज ने यदि मुझे कुछ दिया है तो उसे मुझे कुछ लौटाकर अपना आभार भी करना चाहिए। बुलाने के 3 दिन बाद घुरहु घर मिलने आया। शायद इन 3 दिनों में वह सोच विचार में लगा हो। सोच विचार करने के आजादी व मुफ्त शक्ति भगवान ने मानव को प्रदान कर रखा है, जिस पर न कोई खर्च न कोई टैक्स। लड़की को साथ ले दरवाजे पर बैठ आशा निराशा के झूले में झूलता रहा। कुछ देर में एक लड़का अंदर आकर बोला, कोई घुरहु मिलने के लिए बाहर बैठा है दाश। तो कल्पना ने कहा, बैठे रहने दो, अभी मिल लेती हूँ। कुछ देर बाद कल्पना मेन गेट पर पहुंच घुरहु और उसके लड़की को अंदर आने को कहा, ताकि आपस में बातें हो सके। अंदर आने पर कल्पना बगीचे में उधर बैठो कहकर खुद दूसरे कुर्सी पर बैठ गई। कल्पना डैश, तुम्हारे घर में तुम दोनों के अलावा और कौन कौन है? घुरहु जी, मैडम, पत्नी और 2 इससे छोटे लड़के हैं। कल्पना, अच्छा, तुमने कभी इस लड़की को किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? कल्पना की यह बात जैसे उसे नागवार लगी और उसने कहा, दाश, जहाँ हम लोग 2 जून की रोटी के मोहताज रहते हैं, 2 वक्त के खाने का रोज जुगाड़ नहीं कर पाते, तो ऐसी अवस्था में उसे डॉक्टर को कहाँ से दिखाएंगे? कई लोगों के पास गए थे, लेकिन उन लोगों ने दुत्कारने व हंसी उड़ाने के अलावा हमारा और कुछ न किया। गलती हुई जो मैं यहाँ आया, मुझे अपनी किस्मत पर छोड़ दे। उसके शब्दावली से कल्पना को धक्का लगा।
लेकिन फिर भी उस पर कोई प्रतिक्रिया न देते हुए वह बोली, सोचा कि दुख की अधिकता से आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है और मौका मिलने पर अपने मन की कड़वाहट कहीं और उतारने लगता है। कल्पना, मैंने तुमको तुम्हारी हंसी उड़ाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं मन से चाहती हूँ कि तुम्हारी कुछ मदद कर तुम्हारे जीवन में थोड़ी खुशहाली लाऊं। तुम्हारे दुख को देख मुझे दुख है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा लगता है तो हम आगे बढ़े, अन्यथा तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस बात को अच्छी तरह सोच विचार कर तुम निर्णय ले सकते हो। घुरहु कुछ देर सोचते हुए कहा, ठीक है, जैसा चाहे वैसा करे। कल्पना के कहने पर उसके पास खड़ी काम वाली दाई पिता पुत्री के लिए कुछ नाश्ता व गरम चाय ले आई, जिसे उसके कहने पर वे दोनों खाने पीने लगे। कल्पना, कल मैं यहाँ के एक आई स्पेशलिस्ट के पास तुम्हारी लड़की शांति को दिखाने व उसकी राय जानने के लिए चलूंगी। सवेरे 8 बजे लेकर इसे यहीं आ जाना। तुम भी लड़की के साथ चलना। देखें डॉक्टर क्या कहता है। गुरु ठीक है। हाथ जोड़कर वह लड़की के साथ चला गया। दूसरे दिन नियत समय पर गुरु अपनी लड़की शांति के साथ घर पर आया और कल्पना मेरे साथ एक रिजर्व टेम्पो में दोनों को ले बनारस आई अस्पताल में पहुंची गई। डॉक्टर की फीस जमा कर शांति को दिखा सलाह ली गई तो डॉक्टर ने बताया कि इसके इलाज पर काफी खर्च होगा, क्यों इसके आंख का इलाज जटिल है। मेरी सलाह है कि दिल्ली के विख्यात आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्राफ हैं, आप इसे उन्हें दिखाएं। उनका फोन नंबर मैं आपको दे देता हूँ। वह इस संबंध में गरीबों के लिए चैरिटी भी हर 15 दिन में करते हैं। अगर वे इसे स्वीकारते हैं तो वहाँ आपका काम भी हो जाएगा व खर्च भी काफी कम होगा। इसके बाद कल्पना अपने घर वापस लौट आई और गुरु को उसके इलाज कराने का आश्वासन दिया। वह शांति के साथ अपने निवास स्थान को लौट गया। गुरु से जुड़ने के पश्चात अब कल्पना परेशान रहने लगी कि इसके आंखों के ऑपरेशन व इलाज की व्यवस्था कैसे की जाए। अभी तो इसे उसने व्यक्तिगत खर्च से डॉक्टर को दिखाया है। शांति के इलाज के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, जिसे वह अपने व्यक्तिगत साधनों से पूरा न कर सकती थी। अब उसका दिमाग उस दिशा में घूमने लगा कि आखिर शांति के आंखों का ऑपरेशन दिल्ली के डॉक्टर श्राफ से किस प्रकार कराया जाए। सोचते विचारते सहसा उसका ध्यान अपने एक विदेशी मित्र पर गया। उसने उससे फोन मिलाकर बातें की। वह भी दयालु स्वभाव की थी। उसने कल्पना की समस्या को बड़े गौर से सुना और अंततः उसने शांति के इलाज के लिए खर्च उठाने का फैसला किया, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि इलाज की बाकी व्यवस्था कल्पना ही देखेंगी, जिसे कल्पना ने स्वीकार कर लिया। अब शांति का भाग्य उसके पक्ष में काम कर रहा था और कल्पना और उसके विदेशी मित्र उसके इलाज के लिए सहयोगी बन चुके थे। कल्पना ने दिल्ली में डॉक्टर श्राफ को शांति को दिखाने के लिए उनकी फीस जमा कर उनसे परामर्श लेने का समय तिथि तय कर लिया था। कल्पना ने गुरु शांति को मेरे साथ दिल्ली जाने को कहा तो उसने वहां जाने से मना कर दिया। कारण पूछने पर उसने बताया कि यदि ये दिल्ली चली गई तो घर पर खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि इसे देखकर ही लोग भीख देते हैं। ये कह उसने एक अजीब स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसका समाधान करते हुए कल्पना ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए 15 दिन का राशन मंगवा देते हैं ताकि शांति व तुम्हें दिल्ली जाने पर कोई परेशानी न हो। इस पर वह तैयार हो गया और फिर वैसा ही किया गया। इसके पश्चात तय तिथि पर रेल यात्रा कर हम तीनों डॉक्टर से मिले। शांति को दिखाने के पश्चात मैंने डॉक्टर साहब से गुरु की निर्धनता का भी जिक्र किया। कुछ क्षण सोचने के बाद डॉक्टर साहब अपने चैरिटी में उसका इलाज करना स्वीकार कर लिया। शांति के आंखों की जांच के पश्चात उसे 1 माह खाने के लिए दवा लिखा और तत्पश्चात पुनः कर दिखाने को कहा। उन्होंने शांति को अच्छी खुराक भी देने का निर्देश दिया। इसके बाद हम लोग वाराणसी लौट आए। 1 माह बाद पुनः हम डॉक्टर के पास दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने जांच करने के बाद पुनः 15 दिन और खाने को दवा दी और 15 दिन बाद शांति के आंख का ऑपरेशन करने को कहा। हम दिल्ली से लौट आए और 15 दिन बाद शांति के आंख का ऑपरेशन कराने दिल्ली डॉक्टर श्राफ के अस्पताल पहुंचे। 15 दिन की दवा के बाद पुनः जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने शांति के आंखों का ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने उसके एक आंख की बाहर निकली पुतली को हटाकर उसमें पत्थर की पुतली लगा दिया। पत्थर की पुतली लगा देने से पहले वाली भयानकता अब समाप्त हो गई थी। उसका चेहरा अब सामान्य दिखाई दे रहा था।
डॉक्टर ने बताया कि उसके एक आंख में धुंधला प्रकाश रहेगा और वह अपना काम खुद कर सकेगी। डॉक्टर ने ये भी कहा कि इसे अच्छा खाना के साथ दूध व फल भी दीजिए और जब तक मैं न मना करूं हर महीने इसे मुझे एक बार ला कर दिखा दिया करे। कल्पना के इस परोपकार से मैं खुश था कि कम से कम एक अच्छा काम तो हुआ। कल्पना ने ये भी सोचा था कि इसे किसी अंध विद्यालय में दाखिल करवा कर इसे भिखारी के पेशे से मुक्त कर इसके जीवन में एक अच्छा सकारात्मक बदलाव करेंगे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि एक दिन गुरु घर आया और शिकायत भरे लहजे में बोला कि मैडम, आपने तो हमारे जीने का सहारा ही छीन लिया। हमारे यहाँ तो खाने पीने की किल्लत हो गई है। उसका ये आरोप सुन वह सन्न रह गई। पूछा वह कैसे? तो वह बोला, डैश, शांति को साथ ले जब हम भीख मांगने जाते थे तो उसकी दशा देख तरस खा लोग भीख दिया करते थे, जिससे इकट्ठा होने वाले धनराशि से हम लोगों का गुजारा हो जाता था, लेकिन अब पर्याप्त भीख नहीं मिल पाती, जिससे घर के लोगों के भोजन की व्यवस्था बड़ी कठिन हो गई है। कल्पना, तो तुम कोई काम मेहनत मजदूरी कर घर में खाने की व्यवस्था करो। गुरु, यदि ऐसा होता तो मैं कुछ पहले ही कर लेता। यहाँ एक दिन कोई काम मिलेगा और 3 दिन नहीं मिलेगा। परिवार को छोड़ बाहर नहीं जा सकते। इससे तो पहले ही भले थे। परिवार को कम से कम 2 जून की रोटी तो मिलती थी। कल्पना सोचने लगी, ये क्या हुआ? ये तो हम करने से हाथ जलने वाली कहावत चरितार्थ हो गई। अजीब उलझन में इसने मुझे डाल दिया। गुरु का आरोप भी गलत नहीं है। दूसरे पल उसने विचार किया है कि उसने गुरु के परिवार के कल्याण के लिए वीणा उठाया था, न कि उसके परिवार को दुख में डालने के लिए। उसकी बातों से तो मेरा मकसद ही सफल होता नहीं दिखता, इसलिए मुझे ही कोई व्यवस्था इसके परिवार के कल्याण के लिए करनी चाहिए। यह सोच वह बोली, कल्पना, भीख मांगना कोई अच्छा काम नहीं है। यदि तुम्हारे लिए एक रिक्शे की व्यवस्था कर दे तो तुम उसे चलाकर घर वालों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हो। अगर ऐसा कर सको तो तुम्हारे लिए एक रिक्शे की व्यवस्था कर दें। गुरु खुश होते हुए, डैश, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं भीख मांगना छोड़ दूंगा और इज्जत के साथ रहूंगा। रोज 250 रुपए तक तो कमा ही लूंगा। कल्पना, तो ठीक है, तुम्हारे लिए एक रिक्शे की व्यवस्था करती हूँ, लेकिन तुम्हें रिक्शे से होने वाली आमदनी से रोज मुझे 15 रुपए देने होंगे, जिसे 2 वर्ष तक इकट्ठा कर मैं तुम्हारे घर के लिए ही उसे खर्च करूंगी। दोनों में मतैक्यता हो गई। जब तक कल्पना उसके लिए एक रिक्शे की व्यवस्था न कर सकी तब तक उसके घर के लिए प्रतिमाह राशन भरवाती तथा शांति के लिए फल दूध की व्यवस्था करने के अलावा उसे डॉक्टर के सलाह के अनुसार प्रतिमाह डॉक्टर को दिखाने के लिए गुरु के साथ दिल्ली भी भेजती रही। आर्थिक बोझ के कारण कल्पना पर अतिरिक्त मानसिक दबाव था, लेकिन चूंकि कार्य परोपकारपूर्ण था इसलिए मन में एक शकून भी था। 2 बार देखने के बाद डॉक्टर ने गुरु से बोल दिया है कि शांति ठीक है तथा अब आगे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा भोजन फल दूध के खाने पीने के कारण शांति अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ व खुश रहने लगी थी। उसकी तन मन की ठीक दशा देख उसका प्रवेश पास के अंध विद्यालय में करा दिया गया, जहां हॉस्टल में वह बच्चों के साथ खुश हो रहने व पढ़ने लगी। कुछ माह बाद उसका स्वरूप बदला बदला नजर आने लगा। ये बदला स्वरूप उसके स्वस्थ तन पर साफ सुथरे कपड़े, बोलने के सभ्य तरीके, अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग के रूप में झलकने लगा। कुछ दिनों के बाद गुरु के लिए एक नया रिक्शा खरीद उसे दिला दिया गया ताकि भिक्षा की त्रासदी से उसे मुक्ति मिले। रिक्शा पर गुरु फूला नहीं समाया था। यह सब कल्पना ने अपनी सहेली की सहायता से किया। अब मानो गुरु के परिवार में खुशियों व सम्मान की बयार बह गई हो। हर रोज रिक्शे से कमाई के 15 रुपए कल्पना को वह दे जाता, जिसे अलग एक डिब्बे में वह डाल देती। तन पर मैले कुचैले वस्त्र के स्थान पर गुरु अब साफ कपड़े पहनता व करीने से सर के बाल बहाता। उसे व उसके परिवार को देख कल्पना को आत्म सुख व संतोष मिलता। उसके विदेशी दोस्त भी इस निर्धन परिवार में बदलाव की फोटो व प्रगति देख खुश थी। चौथे माह गुरु को रिक्शा देने के चौथे माह में एक दिन वह अपने एक रिश्तेदार को ले कल्पना के पास पहुंचा। उससे विनम्र निवेदन किया है कि साथ का व्यक्ति जो मोहन है उसका रिश्तेदार है तथा उसी की तरह बड़ा गरीब है। अगर इसके लिए एक रिक्शा का प्रबंध हो जाए तो इसकी भी जिंदगी सुधर जाएगी और मुझे भी इसका साथ मिल जाएगा।
कल्पना को गुरहु का प्रस्ताव बुरा न लगा क्योंकि गुरहु की प्रगति को देख वह आशान्वित थी। उसे गरीब के आर्थिक उत्थान के लिए अपना यह प्रयोग सफल दिख रहा था। कुछ दिनों बाद उसने अपनी विदेशी दोस्त से बात की और उसकी सहमति से उसे भी एक रिक्शा पहले की शर्त पर खरीद कर दे दिया ताकि उसकी भी जिंदगी खुशहाल हो। कल्पना ने गुरहु से पूछा कि ठीक से रिक्शा चला लेगा? तो वह बोला, यह मेरी जिम्मेदारी होगी कि वे ठीक से अपना काम करे। कुछ माह आगे तक दोनों ने रिक्शा भली भांति चलाया और प्रतिदिन के हिसाब से कल्पना को 15 रुपए 5-10 दिन पर देने आते रहे। इससे कल्पना को कोई आपत्ति न थी क्योंकि ईमानदारी पूर्वक वे कल्पना को रुपए दे जाते। बाद में उसे खबर मिली कि गुरहु और उसका दोस्त शराब पीने लगे हैं, तो कल्पना ने उन्हें बुलाया और डांटा और समझाया भी। उन्होंने कहा, कदा पीते हैं किंतु वे भी न पिएंगे। कसम भी खाई। जब से गुरहु का अपने रिश्तेदार से साथ हुआ, गुरहु का मिजाज बदलने लगा था। अब धीरे धीरे रोजाना दोनों के दैनिक जमा होने वाले 15 रुपए में भी व्यवधान आने लगा। पूछने पर वे रिक्शा के मरम्मत या कोई अन्य बहाना कर निकल जाते। एक दिन तो हद ही हो गई जब पता लगा कि न तो गुरहु और न ही उसका रिश्तेदार ही बनारस में है। दरियाफ्त करने पर इतना जरूर पता चला कि गुरहु अपना रिक्शा कहीं गिरवी रखा है और उसके दोस्त ने अपना रिक्शा 4000 रुपए में बेच दिया है। कल्पना को जब ये पता चला तो वह सन्न रह गई। उसे बड़ा जोर का धक्का लगा, सब घूमता नजर आया और मन ही मन वे हाथ विवेचना में लग गई। सोच रही थी कि क्या आदमी इतना भी घटिया हो सकता है? कैसे कोई किसी के उपकार का बदला इस प्रकार का अपकार कर दे सकता है? कल्पना बड़ी व्यथित थी। बाद में उसे ये भी पता चला कि किसी के संरक्षण में गुरहु शिमला चला गया, लेकिन उसकी कोई स्पष्ट पूरी जानकारी न मिली। उसके लड़की के पढ़ाई का खर्चा कल्पना ये सोच उठा रही थी कि शांति जब इंटर कर लेगी तो इसे दिल्ली भेज टीचर ट्रेनिंग कोर्स करा, इसे अंध विद्यालय में ही कोई काम दिलवा देंगे और इससे आगे का इसका भविष्य सुधर जाएगा। गुरहु के घर वाले अलग परेशान थे कि बिना बताए वे न जाने कहाँ चला गया। उसके जाने से फिर उसके यहाँ भूखमरी के कारण भीख मांगने की नौबत आ गई थी। लेकिन एक दिन संयोग देखिए कि भूल से उसने कल्पना का मोबाइल नंबर मिला दिया। जब कल्पना ने उसे बुरी तरह फटकार लगाई और पुलिस को रिपोर्ट का हवाला दिया तो डर कर वे वापस आ गया। फोन में बात के दौरान कल्पना ने उससे ये पता कर लिया था कि वे कहाँ हैं। वापस तो वे आ गया, लेकिन उसके पास न तो अब रिक्शा था और न ही खाने को कुछ। पुलिस का सहारा ले कल्पना ने टूटी फूटी हालत में उसका रिक्शा बरामद करवा लिया था। एक दिन उसका पूरा परिवार घर पर आकर फूट फूट कर रोने लगा व गुरहु के लिए माफी मांगने लगा। उनके आंसुओं को देख कल्पना को दया आई और उसने अपने को जानने वाले एक टेंट मालिक से गुरहु को अपने यहाँ कोई मजदूरी का काम देने को कहा। उन्होंने उसे काम दे दिया, जिससे वे फिर कमाने खाने लगा। यह सिलसिला कुछ वर्षों तक चला। गुरहु मेहनत मजदूरी करता और उसके मजदूरी से उसका और उसके परिवार का गुजारा होता रहा। शांति भी कक्षा 6 में चली गई। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के कारण अंग्रेजी भी बोलने लगी थी। उसके स्कूल हॉस्टल का खर्चा कल्पना देख ही रही थी, लेकिन अचानक स्थिति बदली। गुरहु ने अपने 15 वर्ष के लड़के की शादी कहीं तय कर दी जहां उसे 65,000 नकद दहेज में मिले। लड़के के विवाह के अवसर पर गुरहु शांति को उसके स्कूल से घर ले आया। बाद में कल्पना को शांति के स्कूल से फोन आया कि शांति 15 दिन से स्कूल नहीं आ रही है, तो गुरहु को बुलाया गया और उससे उसके स्कूल से ले आने का कारण पूछा। कल्पना, शांति के स्कूल से मेरे पास फोन आया है कि वह 15 दिन से स्कूल से गैर हाजिर है। गुरहु जी, मैडम लड़के की शादी तय कर दिया है, इस कारण शादी के अवसर पर उसे ले आए हैं। जबकि असलियत ये पता चला था कि वे काम करके थक गया है। दहेज के 65,000 रुपए उसके हाथ में लग गए हैं और वे शांति से पुनः भीख मंगाकर घर बैठ ऐश करना चाहता है। शादी के बाद कल्पना ने गुरहु को पुनः बुलाया और उससे कहा, मुझे पता चला है कि तुमने दारू पीनी फिर शुरू कर दी है। दहेज में तुमने काफी धन पाया है, तो कम से कम शांति की फीस ही दो। लेकिन गुरहु अब पहले वाला गुरहु न रहा, काफी बदल चुका था। मेरे मदद को वे अपना अधिकार समझ बैठा था। आंखों से हया नाम की चीज गायब हो चुकी थी। मुझसे अब आंखें मिलाकर बातें कर रहा था। गुरहु, जब मुझसे ही फीस दिलाना था तो पहले उसे स्कूल क्यों भेजा?
उसकी दृष्टता देखो बहावक रह गई। गुरु केवल आप ही मदद करने वाली नहीं है। ठीक ही है, पहले भी मैं खाता कमाता था, लेकिन फिर भी उसका दिल शांति को देख न माना। एक बार उसने उससे पूछा कि क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो, तो उसने ऐंठ कर रुखे शब्दों में जवाब दिया, शांति भेजेंगे तो जाएंगे, नहीं तो मैं अपने व अपने परिवार के लिए पैसा कमाना जानती हूँ, हम लोगों के लिए। आप परेशान न हो। उसके कहने के इस क्रूर तरीके से कल्पना के आंखों में अनचाहे आंसू लुढ़क गए। कल्पना आगे फिर कुछ न बोली और घुरहु भी बिना कोई दुआ सलाम के उसे ले बाहर निकल गया। बगिया के पौधे में फूल खिलने के पहले ही पतझड़ छा गया था। कल्पना के दिल का आईना चूर चूर हो गया था। दुखी कल्पना से बस मैंने इतना ही कहा कि मदद भी सुपात्र देकर ही करना चाहिए। कुपात्र को दी गई सहायता पुण्य नहीं पाप है। 2-4 दिन के बाद मेरे साथ जब कल्पना उधर रोड से गुजर रही थी तो देखा शांति अपने माँ और कम उम्र की अपनी नई नवेली भाभी के साथ रोड पर बैठा अपने पुराने धंधे के अनुसार भीख मांग रही थी। उसे देख ढेर सारे भाव, प्रश्न व पीड़ा कल्पना के मन में अचानक उछल कूद मचाने लगे और बगैर कुछ कही हम दोनों अपने गंतव्य की ओर मैं बढ़ गए। इस प्रकरण के आरंभ में मेरी कही गई बात भी उसे अवश्य चुभी होगी, ऐसा मेरा अनुमान है।